एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं उसे देखकर मिडिल ईस्ट के देशों का अमेरिका पर भरोसा लगातार कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों को अब साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप ने उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है। सऊदी की इकोनॉमी तबाही की तरफ बढ़ रही है और यही हाल कतर समेत पूरे इलाके के बाकी देशों का भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है कि झुकने के मूड में जरा भी दिखाई दे नहीं रहा। ट्रंप के पास अमेरिका की जितनी भी ताकत है उन्होंने सब कुछ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार भी नहीं है। यहाँ पर मैं निश्चित तौर पर कन्वेंशनल ताकत की बात कर रहा हूँ। वह हुर्मुज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता है ईरान, और इसे लेकर के वह कोई भी समझौता करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। और अब जिस तरह से ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं, वह किसी सुपर पावर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो ट्रंप ने जो यू टर्न लिया है उसके पीछे ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रही है, और पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वह कुछ बहुत ही अलग तरीके का संकेत भी दे रही है। इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है। और अभी हाल ही में अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया और उन्होंने पेंटागन को चिट्ठी लिख करके बताया कि हमारे पास इंटरसेप्टर की भारी कमी है और हमारी नौसेना भी कमज़ोर पड़ रही है। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर हम इजराइल की रक्षा भूल जाएंगे और पहले यूएस होमलैंड यानी कि पहले हम लोग अपनी रक्षा करेंगे। हमारे जो भी वहाँ पर मिलिट्री बेस हैं, चाहे नेवल बेस हैं, चाहे हमारे जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसकी रक्षा हम पहले करेंगे और इजराइल की रक्षा हम कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। और यह पूरी बात वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित की गई, जहां से पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिका मुश्किल की घड़ी में इजराइल को भी छोड़ सकता है। इस तरह का जो है सो कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी सोच रखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार यू टर्न क्यों लिया, और अगर यू टर्न लिया ही है तो फिर बार बार हमले शुरू क्यों कर रहे हैं, इसे फाइनल क्यों नहीं कर रहे। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा खेल चल रहा है जिसे ट्रंप प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। तो देखिए, अगर आप ट्रंप के यू टर्न को समझेंगे तो जुलाई के आखिर में अमेरिका ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और सीज फायर टूटने के बाद से लगभग 2 हफ्ते तक अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी रहे हैं। ईरान ने खाड़ी देशों के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त जो सैन्य अभियान है उसकी भी योजना बनाई थी। निशाने पर ईरान के पावर प्लांट्स थे, रिफाइनरी थे, ऊर्जा के उसका जो ढांचा था, पुल था, ये सबको बार बार हमले भी किए गए। लेकिन 1 अगस्त आते आते उसके शाम को ट्रंप अचानक पीछे हट जाते हैं और अचानक से ट्रंप ने नए हमले रोकने का आदेश दे दिया। तो ट्रंप ने कहा कि पहले बातचीत को मौका दिया जाए, लेकिन ये तो बात तो पहले भी कई बार कह चुके हैं। तो सवाल है कि ये क्यों बार बार ये अपना स्टैंड बदल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पूरा निष्कर्ष है, दरअसल अमेरिका इस वक्त सऊदी और इजराइल के बीच में फंसा हुआ है। सऊदी चाहता है कि हमला रोका जाए, इजराइल चाहता है कि हमला जारी रखा जाए। इसमें यूएई और ईरान ये सब मिलकर के अमेरिका को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, और बदले में अमेरिका का ज़बरदस्त प्रॉफिट कैसे हो रहा है, उनके तेल कंपनियों का ये पूरा मामला कैसे, ये जो पूरा क्राइसिस में उन लोग बेनिफिट कमा रहे हैं, उसके तो हम लोग अलग से एक दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिलहाल ट्रंप ने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट देश हैं उन्होंने समझौते के पैरामीटर को स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए ट्रंप ने कहा है कि बातचीत पूरी होने तक अब हमले हम लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बातचीत ही करनी है तो फिर पिछला सीज फायर ट्रंप ने अचानक क्यों तोड़ा। क्या सच्चाई यही है कि अमेरिका को अब एहसास होने लगा है कि वह ईरान से यह युद्ध कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान से युद्ध जीतने का मतलब है कि आप हुर्मुज़ पर पूरे तरीके से कंट्रोल हासिल करेंगे, और ट्रंप को अब एहसास हो रहा है कि ईरान की सहमति के बिना यह कंट्रोल हासिल करना लगभग असंभव हो चुका है। ट्रंप ईरान को लगातार धमकी तो देते हैं, लेकिन उनकी इस धमकी में अब पहले जैसा दम नज़र नहीं आता है। उन्हें अपनी लिमिटेशन का अंदाज़ा हो चुका है और उन्हें यह भी पता है कि ईरान को आखिर तक झुकाया नहीं जा सकता, वह झुका भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका के सहयोगी हैं वे भी अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। यहाँ से सुपर पावर की जो दादागिरी है वह समाप्त होने की कगार शुरू हो चुकी है और ईरान एक पूरे क्षेत्र में एक नया पावर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर हुती, हमास, हिजबुल्लाह
ये सब मिलकर के ईरान को बड़ी जीत दिला रहे हैं। हुती ने तो एकदम से सऊदी को नतमस्तक करा दिया है। तो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला करेंगे, और इसकी पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं कि जाते जाते तीसरा विश्व युद्ध शुरू करा दें। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी हाल ही में कैस्पियन सागर के अंदर जो हमले हुए, यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए ईरान के युद्धपोत को और शायद उसके कमर्शियल शिप को, ये साफ साफ संकेत था कि ट्रंप के आदेश पर ही हमला हुआ होगा। क्योंकि आज यूक्रेन कुछ भी निर्णय इस तरीके का निर्णय खुद से लेता नहीं है। बड़ी या फिर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है, जो भी हमला करने की क्षमता है, उसे यूरोपीय देश या फिर अमेरिका ही देते हैं। और यूरोपीय देश कोई भी ईरान पर हमला करने के लिए प्लानिंग में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका का ही संकेत है। तो ट्रंप की हमेशा से कोशिश रही है कि पूरे तरीके से कई सारे देश मिलकर के ईरान पर हमला करें। एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत वह चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा मामला सामने नजर नहीं आ रहा। हालांकि ईरान के भी हमले बढ़े हैं। इजिप्ट के बंदरगाहों तक भी कुछ हमले ईरान के पहुंचे हुए हैं, ड्रोन वगैरह पहुंच रहे हैं, जॉर्डन इजराइल तक भी पहुंचे हैं। लेकिन ईरान किसी भी तरीके से विश्व युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान बहुत ही संयम दिखा रहा है, ये बात सच्चाई है। जबकि ट्रंप सभी सीमाओं को लांघ करके और अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ पे कहा है कि हमला सिर्फ फिलहाल टला हुआ है। ट्रंप ने अपने वार्ताकारों से कहा है कि जल्दी समझौता पूरा किया जाए, और ट्रंप ने कहा है कि इजराइल भी इस पूरे प्रक्रिया में शामिल है, बातचीत को लेकर के वो भी काफ़ी एक्टिव है। तो अगर बातचीत विफल हुई तो सैन्य विकल्प अभी भी खुला है। ये ट्रंप बार बार धमकी देते हैं, जैसा कि उनका ये पुराना पैटर्न रहा हुआ है, वही बात वो कह रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप कह तो रहे हैं कि इजराइल भी इस प्रक्रिया में शामिल है, लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है, चाहे जो भी खबरें, जो भी विश्लेषक हैं, उनके अनुसार साफ है कि इजराइल बातचीत करने के मूड में अभी भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वो हर हाल में ईरान के भीतर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। और सबसे पहला मकसद वही है कि परमाणु कंट्रोल करो और रिजीम चेंज करो। इजराइल इसी के पीछे लगा हुआ है, कई सालों से उसके मोसाद सब कुछ लगे हुए हैं। और देखिए, ट्रंप ने इस बार जो यू टर्न लिया है, इसके पीछे सऊदी अरब की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। कई रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो तेल के दामों में उछाल है, लेकिन सऊदी का प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस रास्ते से वह दुनिया भर में तेल एक्सपोर्ट करता है, उन सभी रास्तों को ईरान या फिर उसके प्रॉक्सीज ने लगभग बंद कर दिया है। होर्मुज़ को तो खुद ईरान ने लॉक करके रखा हुआ है। रेड सी के रास्ते, पाइपलाइन वगैरह के रास्ते, और सऊदी कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ भी अचानक से हुती एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और जो हुती एक्टिवेट हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि सऊदी के लिए हमने ब्लॉक कर रखा है, इस रास्ते से सऊदी के जहाज़ों को नहीं जाने देंगे, और कुछ जहाज़ जो भारत भी आने वाले थे वे भी वापस चले गए। इस तरह की खबर आती रही है। और यही कारण है कि सऊदी पर ईरान सीधे हमला तो नहीं कर रहा, लेकिन सऊदी की इकोनॉमी को प्रभावित करने में ईरान के जो प्रॉक्सी हैं वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और यही कारण है कि ये जो सऊदी है और क्या कहते हैं अमेरिका, ये दोनों मिलकर के हाल ही में इराक के अंदर जो ईरान के समर्थित जो भी मिलिशिया है उनके ऊपर इन्होंने बमबारी की है, और बताया गया कि तकरीबन इन्होंने 20 लड़ाकों को मारा है। तो जब इस तरीके की ये लोग काम करेंगे तो ईरान और भी ज़्यादा बौखलाएगा। और ईरान जरा भी झुकने के मूड में नहीं है। उसे पता है कि कब क्या करना है। उसे पता है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होंगे तो हम सऊदी, यूएई, कतर, इन सब के अंदर घुसेंगे और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। और वो ऐसा करके दिखाया भी है। कुवैत के अंदर पानी प्लांट तबाह किया है कहीं पे, फिर बहरीन के अंदर भी इसी तरीके से कहीं पे जो वाटर ट्रीटमेंट वगैरह सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए, ट्रंप भी दोनों तरफ से अगर आप देखें तो फंसते हुए जा रहे हैं। एक तरफ सऊदी है, दूसरी तरफ इजराइल है। अब किसकी बात सुने? सऊदी अपने इकोनॉमी को क्लियर हो रहा है और इजराइल कहता है कि नहीं, ईरान हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तो शनिवार को बताया जा रहा है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में बातचीत हुई और सऊदी अरब ने युद्ध खत्म करने पर जोर भी दिया। सऊदी अरब नहीं चाहता था कि युद्ध और भी ज़्यादा आगे बढ़े। सुरक्षा है उसकी चिंता बनी हुई है, और ये भी डर था कि ईरान खाड़ी देशों के जो तेल ढांचे उस पर हमला कर सकता है। और वैसे भी हुतियों ने सऊदी अरब के कई सारे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल ही में हमले किए हैं, ड्रोन हमले, जिसके बाद सऊदी भी हुती के खिलाफ आक्रामक तो हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। और अगर सऊदी पे अगर उसके वायल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर और ज़्यादा हमले होंगे तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध छिड़ सकता है। और यही वजह है कि सऊदी अरब लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है। सऊदी के रक्षा मंत्री भी गए हुए थे अमेरिका। फिर ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये भी बातचीत किए हैं ट्रंप से। ये जो खलील बिन सलमान है, इनका मिशन हुआ है अभी हाल ही में, पिछले सप्ताह की शुरुआत में ही हुआ। खलील बिन सलमान जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं सऊदी अरब के, वह वाशिंगटन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, जेडी वेंस से मुलाकात की
और उन्होंने सैन्य तनाव कम करने की अपील भी की है वहाँ पर जाकर के। लेकिन जब वो अमेरिका से लौटे तो उनके साथ खेला हो गया और उसके बाद सऊदी के तकरीबन 14 देशों के साथ एक समुद्री गठबंधन बनाया गया ताकि रेड सी के अंदर उसके जो जहाज है उसको रास्ता मिल सके। ये सब कुछ अमेरिका इजराइल के आदेश पर ही हो रहा था, जो कि चाह नहीं रहे हैं कि किसी भी तरीके से अभी युद्ध रुके। अमेरिका तो चाह ही रहा होगा क्योंकि अभी बताऊंगा आगे मिड टर्म इलेक्शन है वगैरह, लेकिन इजराइल जरा भी नहीं चाह रहा है। तो ये जो गठबंधन बनाया गया, ये माना जा रहा है कि बस धर पकड़ का किसी भी तरीके से इसको बना दिया गया। और इस गठबंधन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, कतर जैसे और ये मिस्र जैसे देश शामिल तो थे, लेकिन इनमें से कोई भी ईरान के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये लोग सऊदी का कैसे साथ देंगे, यही अपने आप में सवाल है। तो ऐसी चर्चा की गई कि यह पूरा जो गठबंधन है अमेरिका के इशारे पर बनाया गया ताकि ईरान के खिलाफ दबाव बनाया जा सके। लेकिन हकीकत यही है कि इस समय दुनिया का कोई भी बड़ा देश जो है ईरान से पंगा लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करें, एशिया की बात करें, सभी को पता है कि आज हॉर्मुज़ की वजह से ईरान की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके सामने अमेरिका की सभी ताकत भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि आखिर में सऊदी ने अमेरिका को फ़ोन किया और हमले रोकने का अनुरोध किया है। ये एक बड़ी अपडेट आ रही है, ये चीज़ कई सारे मीडिया में इस चीज़ की बातें शुरू हो चुकी है। तो ये जो 14 देशों का गठबंधन बनाया गया, ये अमेरिका की कोशिश थी ताकि ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए। आज अमेरिका का कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के। तो अमेरिका यहाँ पे पावर प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन सबको पता है ये सब नाम के लिए गठबंधन में शामिल हुए हैं। कोई भी ईरान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, ये सबको पता है। और सऊदी अरब को देखिए, आज भी वह जापान बना हुआ, उसके पास इतने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में करता है, अलग अलग कंपनियों में देता है, इन्वेस्टमेंट बैंक को देता है, लेकिन आज भी अपने डिफेंस के लिए जापान तो चलिए अमेरिका पे निर्भर है काफ़ी हद तक और उसको प्रॉपर सिक्योरिटी भी मिलती है अमेरिका की तरफ से, लेकिन सऊदी पाकिस्तान और अमेरिका पर निर्भर है। सोचिए पाकिस्तान जैसे देश पर कौन अपने सिक्योरिटी के लिए निर्भर रहता है, बताइए आप, जिसका सिक्योरिटी खुद ही नहीं कर पा रहा है। 303 सैनिकों की मौत हुई है पाकिस्तान के अंदर अलग अलग धमाकों में सिर्फ 2026 के अंदर। तो पाकिस्तान कैसे सिक्योरिटी दे पाएगा, सऊदी अरब को अपने आप में सवाल बना हुआ रहता है। सऊदी अरब को समझना चाहिए ये जो 14 देशों का गठबंधन जो बनाया गया, ये पूरा अमेरिका का खेल है और इसमें सऊदी को कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाला है। सऊदी को अगर अपनी इकोनॉमी बचानी है तो पहले अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करे और अमेरिका के छत्रछाया में रहने से बचे। हालांकि ये कोशिश तो कर ही रहा है, अभी यूएई कर रहा था, सऊदी भी कर रहा था, और शायद यही कारण है कि अमेरिका ने जानबूझकर युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारे खाड़ी के देश जो हैं एक एक करके ब्रिक्स में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। और ब्रिक्स यानी कि डॉलर को खतरा, और अमेरिका को इसी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और शायद इसी कारण उसने अचानक से इस युद्ध को भी शुरू किया है ताकि सभी खाड़ी के देशों को उलझाया जा सके, फंसाया जा सके। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ईरान भी चेतावनी दे रहा है। ईरान पहले से ही जवाबी हमले की लगातार तैयारी कर रहा है और उसकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने जवाबी योजना की जानकारी भी दी है और उसने साफ साफ कहा है कि जो संभावित निशाने हैं अब हमारे सऊदी अरब, यूएई, कतर और इजराइल, ये सब हमारे निशाने पर रह रहे हैं और योजना तभी लागू होगी जब ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अगर हमला होता है तो हम भी बैकफायर करेंगे इन सभी देशों के ढांचों पर। तो ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिकी हमले को लापरवाही बताया और ईरान ने कहा जवाब अमेरिका और इजराइल ऊर्जा ढांचे पर भी होगा, चाहे जहां पर भी मिले हमें, चाहे वो सैन्य ठिकाना मिले। ये सब कुछ लगातार धमकी दिए जा रहा है ईरान भी। अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हम दूसरा विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला करेंगे, तो ईरान भी कह रहा है कि हम भी आपका ये जो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर, इजराइल है, यहाँ पर भी आपके हम संभावित निशानों को टारगेट करेंगे। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है, जब वह ईरान की एनर्जी सेक्टर पर या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है तो जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के बेहद जो ये लोग करीबी बने हुए हैं, सऊदी, यूएई, कतर और साथ में इजराइल, इन सबको गंभीर चोट पहुंचा रहा है। और यही ईरान की वह रणनीति है जिसके सामने ट्रंप की कोई भी चाल काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, अगर आप देखें तो। अब समझते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पर किन देशों ने दबाव बनाया, समझौते की शर्त क्या है और इस पूरे मामले को लेकर के इजराइल क्या सोच रहा है, इस पर आइए एक नज़र डालते हैं। तो अब देखिए कि किस शर्त पर ये युद्ध फिर से रोका गया है, क्या क्या शर्त उसमें चर्चा में आ रही है। तो पहली शर्त तो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से खोला जाए और दूसरी शर्त है ईरान को उसका जो परमाणु खतरा है वो समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल समझौता पूरे करने में सहयोग करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके अनुरोध पर ही हमने हमला को रोका है।
यानी कि केवल सऊदी अरब ही नहीं, कई देशों ने यहाँ पे तनाव कम करने की मांग की है। इसमें बताया जा रहा है, जो एक्सियोस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार कतर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था और यूएई भी बातचीत के पक्ष में था। हालांकि यूएई को लेकर के अलग अलग जानकारी आ रही है और तुर्की ने भी इस पूरे तनाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान भी था उसमें। लेकिन इजराइल का जो रुख है वो सऊदी अरब के बिल्कुल अलग है और कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात की, जब लिंडसे ग्राहम की अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए थे। और उसके बाद यह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार आमने सामने उनके ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी। ट्रंप कई बार नेतन्याहू पर नाराज भी हो गए थे बीच में। तो नेतन्याहू को कूटनीति पर भरोसा नहीं था, ये साफ साफ उस मुलाकात में और जो रिपोर्ट्स आई उसके अनुसार ये चीज़ दिखा कि कूटनीति पर नेतन्याहू अभी भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की वकालत की है और ट्रंप के सामने दोनों सहयोगियों के अलग अलग संदेश थे, यानी कि सऊदी कुछ और चाह रहा है, इजराइल कुछ और चाह रहा है और इसमें अमेरिका बम्पर फ़ायदा भी कमा रहा है। सब कुछ अब चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में उस बात के। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आखिर वह कौन कौन से घरेलू कारण थे जिसके वजह से ट्रंप अपने ऊपर ये जो युद्ध है उसको रोकने का उनके ऊपर दबाव बना। तो देखिए, अमेरिका में विरोध लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में अगर आप देखें तो युद्ध का विरोध लगातार बढ़ रहा है। ये जो एक सर्वे हुई है APNORC करके, उसमें तकरीबन 28% लोगों ने ट्रंप की ईरान नीति का समर्थन किया और पहले यही समर्थन ओनली तकरीबन 34% था, पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। और रिपब्लिकन समर्थन भी अगर आप देखें तो 71% से घट करके लगभग 61% रह गया। और अधिकांश लोगों को लगा कि युद्ध अपनी कीमत के लायक नहीं है, यानी कि वो लोग बेकार के इसमें जा रहे हैं। यूक्रेन में को लेकर के भी यही सोच है उनकी, भी चल रहा है कि कई सालों से। ईरान को लेकर के भी यही लोग सोचता है। दिक्कत यह है कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत तकरीबन $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है और यह एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो यही कीमत तकरीबन $3 प्रति गैलन के आसपास थी। और 3 नवंबर को मिड टर्म के चुनाव होने वाले हैं और जनता का मिजाज आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है देश के अंदर। तो ट्रंप को तो कोई लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी को लेना देना है। तो अगर 3 नवंबर को अगर मिड टर्म चुनाव में अगर आप देखें तो रिपब्लिकन पार्टी को खराब नतीजे मिलते हैं, खास करके अगर वह प्रतिनिधि सभा में या फिर जो सीनेट है उसमें अपना बहुमत खो देती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कांग्रेस के अंदर विपक्ष मजबूत होने पर ट्रंप के लिए नए कानून पास कराना, रक्षा बजट मंजूर करना, फिर विदेश नीति से जुड़े जो फैसले हैं उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होगी और फिर ईरान जैसी जो सैन्य रणनीति है उस पर भी राजनीतिक समर्थन हासिल करना कठिन हो जाएगा। और यही वजह है कि विश्लेषक का मानना है कि ट्रंप किसी लंबे और जो अलोकप्रिय युद्ध से बचना चाहते हैं ताकि चुनाव में जो उनके मतदाता हैं जो नाराज हो गए हैं उसको सामना नहीं करना पड़े, सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अगर रुकेगी युद्ध तो फिर नवंबर तक आपको रुका हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद से फिर से रिज्यूम हो सकता है कहानी, अगर चुनाव में एक बार रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। हालांकि कोई कुछ फिक्स कहा नहीं जा सकता। अब जरा समझते हैं कि युद्ध रुकवाने में कतर ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई है और युद्ध रुकवाने को लेकर के खाड़ी देशों के बीच में ही कैसे तरह तरह का दरार नजर आ रहा है। देखिए, शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कतर सबसे बड़ा मध्यस्थ बनकर के सामने आया है और कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच में नई मध्यस्थता शुरू की। कतर ने शनिवार को ईरान के सामने संशोधित एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना था। ईरानी अधिकारियों ने प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला बोला गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व जो है वही करेगा। इसका मतलब साफ है कि ईरान हॉर्मुज तो खोलेगा, हॉर्मुज को खोलने के लिए तो तैयारी है, लेकिन अपनी शर्तों पर, यानी कि टोल भी ले सकता है, कब बंद करना है अभी वही डिसाइड करेगा, कैसे जहाज का आवागमन होगा वो भी वही डिसाइड करेगा। और यहीं पर अमेरिका की हार नज़र आ रही है। लेकिन इसमें जो समझौता इसमें साफ दिख रहा है कि ये जो हॉर्मुज को ही मेन पॉइंट रखा गया है। और सबसे बड़ा विवाद यही बना हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जो विवाद है जहाज़ों से शुल्क वसूलने को लेकर के है। ईरान गुजरने वाले जहाज़ों से टोल लेना चाहता है। अमेरिका इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहा है। तो ईरान ने तेल निर्यात पर अगर आप देखें तो लगे जो भी प्रतिबंध है उसमें राहत की मांग भी की है। ईरान का कहना है कि हम हॉर्मुज तभी खोलेंगे जब हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए उसको आप राहत दो, उसको हमें आप आज़ाद करो वहाँ से, ताकि हम अपना तेल भी बेच पाएँ दुनिया भर में। तो ईरान ने प्रतिबंधों में ढील के बदले हॉर्मुज खोलने के संकेत दिए हैं। आप समझ सकते हैं, अमेरिका आया था बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म करने, परमाणु ख़त्म करने, वापस ऐसा फंस गया है कि अब ईरान अपना प्रतिबंध हटवाने के लिए ही एक तरीके से अमेरिका पे दबाव बना रहा है। हॉर्मुज अगर खोलना है तो पहले प्रतिबंध हटाओ। ये होता है
असली मास्टर स्ट्रोक जो कि ईरान ने खेला है अमेरिका के खिलाफ। और यहाँ पर देखें तो खाड़ी देशों की चिंता भी साफ नजर आ रही है। खाड़ी देशों को अमेरिका की जो दीर्घकालिक रणनीति है उस पर लगातार चिंता बनी हुई है। फिलहाल यूरोप के अंदर भी यही चिंता थी, अचानक से ग्रीनलैंड लेने के बाद उन्होंने शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन्हें लगता है कि अमेरिका की स्पष्ट योजना नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के। सबको यही पता है कि भाई इजराइल के बस बहकावे में आकर के ट्रंप हमले कर रहे हैं और ईरानी हमले जो है चूँकि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बने हुए, ये बात भी पूरे देशों को डर में बना हुआ है जो भी लोग वहाँ पे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो खाड़ी देशों ने अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर्स भी मांगे हैं, उन्होंने अमेरिका से नई सुरक्षा की गारंटी भी मांग की है। और सभी खाड़ी के देश जो है एकमत नहीं है, सभी खाड़ी देशों की सोच एक जैसी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। सऊदी अरब लगातार तनाव कम करना चाहता है, लेकिन अगर आप यूएई की बात करें तो उसका रुख इजराइल की तरह है। कई रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने निजी तौर पर सख्त सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर दिया। तो इजराइल और यूएई जो एक गुट में नजर आते हैं। यूएई का मानना है कि केवल दबाव से ही ईरान झुकेगा और यूएई ने होर्मुज पर नियंत्रण और ज़मीनी अभियान तक की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है। ये इस तरीके की बात आ गई है, यानी कि यूएई चाहता है कि होर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल हो, होर्मुज पूरी तरीके से आज़ाद हो और ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए, उसे झुकाया जाए, वहाँ पर रेजिम चेंज किया जाए। यानी कि यूएई कहीं ना कहीं ईरान के वर्तमान जो प्रशासन है उससे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। और सऊदी अरब, उससे कोई मतलब नहीं, उसे बस अपना इकोनॉमी बचाना है। फिलहाल वो चाहता है किसी भी तरीके से हमले रोको, हमारा जो है चूँकि एक्सपोर्ट बढ़े। हमारे सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं, जो भी कौन सा उसका लाइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा था दुबई को टक्कर देने के लिए, सऊदी अरब की हालत ख़राब हो गई है। तो ये अपडेट्स रही, आज हमने आपको बताया। फिर हम लोग एक बार और फिर से मिलेंगे दूसरे अपडेट्स के साथ, जहाँ पर और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार।